धुरंधर मूवी का एक ऐसा गैंगस्टर जो कि रहमान डकैत के मरने के बाद उससे ज्यादा पावरफुल और ब्रूटल हो गया था। और इस बात का अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो कि वो इतना ब्रूटल था कि वो अपने राइवलरी गैंगस्टर का गला काट करके पूरे पब्लिक के सामने उसी गले से फुटबॉल खेला था। और वो गैंगस्टर और कोई नहीं बल्कि उज़ैर बलोच था। लेकिन उज़ैर बलोच बचपन से ऐसा नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट और पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का था। लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो कि उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या है वो रीजन जो उज़ैर बलूच को इस गैंगस्टर वर्ल्ड में कदम रखने के लिए मजबूर कर देता है? आइए आज उज़ैर बलूच की रियल कहानी पे नजर डालते हैं। एक ऐसा लड़का जो कि बचपन से ही बहुत ही ज्यादा शांत रहने वाला था। उसको पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था और बहुत ही ज्यादा वो इंटेलिजेंट था। और तो और कई लोगों का यह भी मानना है कि उज़ैर किसी से ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करता था, वो अपने में ही व्यस्त रहता था। ये बात है 2003 की, जब उसके पापा फैज मोहम्मद यानी जिनको फैजू बलोच बोला जाता है, वो एक ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन थे। तो उज़ैर का बचपन कभी भी किसी भी तरीके से गरीबी में नहीं बीता था, बल्कि उज़ैर बचपन से ही बहुत अमीरी वाले एक्सपोजर में रहा था। लेकिन उसके पिता का ये बिजनेस केवल दिखावे का बिजनेस था। अंदर से उसका बाप एक गैंगस्टर के लिए काम करता था और वो गैंगस्टर और कोई नहीं बल्कि रहमान डकैत था। उसका बाप यानी फैजू बलोच रहमान डकैत के लिए प्रोटेक्शन मनी इकट्ठा करता था। मतलब जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन पूरे लियारी और कराची में होते थे, उनसे प्रोटेक्शन मनी लिया जाता था कि उनके उस बिजनेस को प्रोटेक्ट किया जा सके। और अगर वो सारे के सारे बिजनेसमैन प्रोटेक्शन मनी इन गैंगस्टर्स को नहीं देते थे तो एक गैंगस्टर उन बिजनेसमैन के एरिया पे, कारखानों पे और उनके बिजनेस पे हमला कर देते थे और जला देते थे, जिसे प्रोटेक्शन मनी और इन लोगों की भाषा में भत्ता भी कहा जाता था। तो फैजू बलोच रहमान डकैत के अंडर रह करके वही प्रोटेक्शन मनी इकट्ठा करता था। जितने भी सारे सामान एक्सपोर्ट होते थे लियारी से बाहर, कराची से बाहर, उन सभी से रिलेटेड प्रोटेक्शन मनी यही काम फैजू बलोच करता था। और वहीं दूसरी तरफ उस वक्त उज़ैर बलोच बहुत ही एक छोटा बच्चा था जो कि अपनी जिंदगी पर फोकस करता था और पढ़ाई करता था। लेकिन उज़ैर बलोच को क्या पता था कि आगे चल के उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो कि उसकी जिंदगी को ऊपर से नीचे तक बदल देगा। बचपन से ही उज़ैर बलोच का यही सोचना था कि उसे कभी भी इस गैंगस्टर वर्ल्ड में कदम नहीं रखना है। वो इंटेलिजेंट था और उसको हर चीज की समझ थी, तो वो दुनिया को समझ रहा था। और वहीं उज़ैर बलोच का बाप यानी फैजू बलोच भी यही चाहता था कि उसके बेटे को कभी भी इस गैंगस्टर वर्ल्ड में कदम ना रखना पड़े। और इसी के साथ 15 से 20 साल बीत जाते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो पूरे के पूरे लियारी के इतिहास को बदल करके रख देता है। रहमान डकैत जो कि उस वक्त का लियारी का सबसे बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था, उसके सामने सबसे बड़ी राइवलरी गैंग थी जिसका लीडर था अरशद पप्पू। अरशद पप्पू कोई एक छोटा गैंगस्टर नहीं था और रहमान डकैत और अरशद पप्पू के गैंग में आए दिनों बहुत भयानक झड़प हुआ करती थी। हालांकि रहमान डकैत अरशद पप्पू से थोड़ा ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अरशद पप्पू उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से उसे धुरंधर मूवी में दिखाया गया है। अरशद पप्पू भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल गैंगस्टर था और कई बार तो उसने रहमान डकैत के कई सारे एरियो पे कब्जा भी कर लिया था और उनके बंदों को कई बार मार भी दिया था। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ये पूरा इतिहास बदलने के मोड़ पे आके खड़ा हो जाता है। इन दोनों गैंग्स के बीच में इतना ज्यादा लड़ाई और राइवलरी बढ़ जाती है, एक बार फैजू बलोच यानी उज़ैर बलोच का बाप बहुत ही ज्यादा सीक्रेट तरीके से किडनैप कर लिया जाता है। और ये बात जब रहमान डकैत और उज़ैर बलोच को पता चलती है कि उसका बाप गायब हो चुका है, तो वो सब तुरंत उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ समय बाद ये खबर पड़ती है कि एक कपड़े के अंदर किसी की लाश एक नाली के बगल में पड़ी हुई मिली है। और उस वक्त रहमान डकैत और उज़ैर बलोच को थोड़ा सा शक होता है और वो इस लाश को देखने के लिए जाते हैं। जैसे ही इस लाश के ऊपर से वो कपड़ा हटाया जाता है, ये लाश और किसी की नहीं बल्कि उज़ैर बलूच के बाप यानी फैजू बलोच की होती है। ये चीज होने के बाद मानो उज़ैर बलूच की पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट के वहीं रोने लग जाता है। उसका जितना भी सपना होता है वो सब मानो 2 मिनट में मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि उज़ैर बलूच अपने बाप से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और तो और उज़ैर बलूच अपने बाप के साथ कई सारे सपने भी देखा होता है फ्यूचर के लिए, लेकिन वो सब सपने अब अधूरे रह जाते हैं। रहमान डकैत उज़ैर की ये स्थिति देख करके बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो उस समय कुछ कर नहीं पाता क्योंकि अरशद पप्पू
ही यही सब कराया होता है और अरशद पप्पू भी उस वक्त का एक पावरफुल गैंगस्टर होता है जिसका रहमान डकैत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। और यही रीजन था कि जो रहमान डकैत का बाप था यानी बाबू डकैत, वो अरशद पप्पू के गैंग में इसीलिए शामिल हुआ था क्योंकि अरशद पप्पू बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वहीं दूसरी तरफ उजैर बलूच अंदर से इतना ज्यादा टूट जाता है, ते भर तक कोई काम नहीं करता और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। लेकिन किसी को क्या पता था कि उसको अपने आप को उस एक हफ्ते तक कमरे में बंद करना एक बहुत बड़े उसके दिमाग में कश्मकश और बहुत बड़े डिसीजन को अंजाम देने वाला था। एक हफ्ते बाद उजैर बलोच उस कमरे से निकलता है तो वो किसी से बात नहीं करता। और वहीं दूसरी तरफ रहमान डकैत कुछ ऐसा सोचा होता है जो कि पूरे के पूरे लियारी और उजैर बलूच की जिंदगी को बदलने वाला था। रहमान डकैत उजैर बलूच को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, उजैर तुम मेरे गैंग को ज्वाइन करना चाहोगे? स्टार्टिंग में उजैर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन रहमान डकैत उससे बोलता है कि देखो उजैर, तुम्हारा दुश्मन और मेरा दुश्मन दोनों सेम ही है। अरशद पप्पू को मुझे भी मारना है और तुम्हें भी मारना है। अपने बाप का बदला चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ ज्वाइन करना होगा। ये बात सुनने के बाद मानो उजैर बलूच के अंदर एक आग भड़क उठती है और वो सीधा रहमान डकैत की गैंग ज्वाइन करने के लिए एग्री हो जाता है। उजैर बलूच रहमान डकैत की गैंग तो ज्वाइन कर लेता है, लेकिन रहमान डकैत उजैर बलूच का बहुत अच्छे तरीके से यूज करता है। यूज इन द सेंस कि उसका फायदा नहीं उठाता, यूज इन द सेंस उसके पोटेंशियल को अच्छे तरीके से यूज करता है। रहमान डकैत उजैर बलूच को कभी भी गन या वायलेंस करने के लिए नहीं भेजता है या फिर उसे किसी भी तरीके का मिलिटेंट या फिर लड़ाई करने वाला एक हथियार नहीं बनाना चाहता है, बल्कि उजैर बलूच के इंटेलिजेंट बिहेवियर, उसकी स्टडी और उसके नॉलेज का प्रॉपर यूज करता है। वो उजैर बलूच को अपना पूरा का पूरा पावर अकाउंटिंग और मनी मैनेजमेंट के लिए सौंप देता है। और तो और उजैर बलूच के बाद बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस भी होती है, मतलब उसे पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा पता होता है और नॉलेज होता है। और यही रहमान डकैत के लिए पॉलिटिक्स में एंट्री का पॉइंट बनता है। उजैर बलूच रहमान डकैत को हेल्प करता है पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए। और इस तरीके से हमने धुरंधर मूवी में भी देखा, रहमान डकैत फिर जुड़ता है एक पार्टी से जिसका नाम होता है पाकिस्तान पीपुल पार्टी, PPP। धुरंधर मूवी में उस पार्टी का नाम पाकिस्तान आवामी पार्टी रखा गया है, जिसका जमील जमाली भी एक नेता होता है। ये वही पार्टी है। तो उजैर बलूच की हेल्प से रहमान डकैत इस पार्टी से जुड़ता है जिससे कि वो तगड़ी डोमिनेंस बना सके। और तो और उस पार्टी का भी ये फायदा होता है, क्योंकि धुरंधर मूवी में हमने ये चीज देख ही रखा है कि उस पार्टी का ये फायदा होता है कि रहमान डकैत के पास बहुत ज्यादा पावर होती है लोगों के वोट्स को कंट्रोल करने की, इसीलिए वो पार्टी भी रहमान डकैत को ज्वाइन करा लेती है। लेकिन धीरे धीरे करके वक्त बीतता है और रहमान डकैत और उजैर बलूच को समझ में आता है कि इन्हें अगर राज करना है तो इन्हें खुद की पार्टी बनानी पड़ेगी। इसीलिए ये लोग अपनी पार्टी लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है पीपुल्स अमन कमेटी। मूवी में भी यही सेम नाम ही दिया गया है, लेकिन ये कोई पार्टी नहीं होती है बल्कि ये एक पीस ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मेन मकसद होता है कि पूरे के पूरे कराची में पीस फैलाना, शांति फैलाना, लेकिन अंदर ही अंदर इसका मकसद कुछ और होता है। ये PPP का एक पॉलिटिकल विंग होता है और गैंग यूटिलाइजेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। PPP पार्टी यानी मेन पार्टी, इसको रहमान डकैत को एक अलग पार्टी नहीं बनवाने देना चाहती थी, इसलिए वो पीपुल्स अमन कमेटी पीस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रहमान डकैत को एक अलग पार्टी का चस्का देती है। और रहमान डकैत ये मान भी जाता है, उजैर बलूच भी बात मान जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रहमान डकैत का सबसे बड़ा दुश्मन यानी अरशद पप्पू एक दूसरी राइवलरी गैंग को ज्वाइन किया होता है, जिस राइवलरी गैंग का नाम होता है मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट, MQM, जिसे मूवी में मुस्लिम मूवमेंट पार्टी से भी बताया गया है। अब इसमें अरशद पप्पू और बाबू डकैत होते हैं। और इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मूवी में भी दिखाया गया है, रहमान डकैत अपने बाप यानी बाबू डकैत को मार डालता है। अब धीरे धीरे समय का पहिया घूमता है और वो वक्त आता है जो कि धुरंधर मूवी का क्लाइमेक्स बनता है, यानी रहमान डकैत को पुलिस वाले शूट आउट इनकाउंटर में मार डालते हैं। लेकिन अब यहां से कहानी एक असली मोड़ लेती है, क्योंकि अब लियारी की गद्दी पे कोई नहीं बचा होता है राज करने वाला। अब केवल और केवल उजैर बलूच बचता है जो कि लियारी की गद्दी पे राज करने वाला था। और उजैर बलूच आगे चल के रहमान डकैत से भी पावरफुल बनने वाला था और खतरनाक भी। और उजैर बलूच रहमान डकैत से ज्यादा इंटेलिजेंट भी था, तो आगे चल के वो जो कदम उठाता है वो पूरे के पूरे लियारी के इतिहास को बदलने वाला था।
जैसे ही रहमान डकैत मरता है, पूरा का पूरा कमान लियारी का उजैर बलोच संभाल लेता है। जहां पर पहले उजैर बलोच एज अ राइट हैंड रहमान डकैत के काम करता था, अब वही उजैर बलोच पूरे के पूरे लियारी का मेन डॉन बन चुका था। जो भी प्लेस रहमान डकैत की थी पीपीपी पार्टी में, अब उजैर बलोच ले चुका था, और तो और पाकिस्तानी आवामी पार्टी का मेन हेड भी अब उजैर बलोच बन चुका था। लेकिन इस टाइम कुछ ऐसा होता है जो कि उजैर बलोच के बदले को पूरा करने में रोक देता है। जब उजैर बलोच को पता चलता है कि उसके बाप को अरशद पप्पू ने मारा था, उसी तरीके से रहमान डकैत को भी मारने में अरशद पप्पू का हाथ था। वापस से उजैर बलोच का खून खौल उठता है। हालांकि उजैर बलोच बहुत पहले से चाहता था अरशद पप्पू को मारने के लिए, लेकिन अरशद पप्पू बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और तो जब बाबू डकैत को रहमान डकैत ने मारा तो अरशद पप्पू अंडरग्राउंड हो गया था। उजैर बलोच बहुत बार अरशद पप्पू को ढूंढने की कोशिश किया था, लेकिन अरशद पप्पू नहीं मिला था। लेकिन इस वक्त तक जब उजैर बलोच को पता चला कि रहमान डकैत को मरवाने में भी अरशद पप्पू का हाथ था, तो जब तक वो फिर से भड़कता, अरशद पप्पू किसी क्रिमिनल चार्जेस में जेल में बंद था। मतलब अब उजैर बलोच का बदला डीले हो चुका था। अब उजैर के हाथ में बस इंतजार ही लिखा हुआ था। उजैर अब अपने बदले का कुछ नहीं कर सकता था, बस उसे कंट्रोल कर सकता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उजैर कुछ ऐसा करता है जो कि पूरे लियारी के राजनीति को ऊपर से नीचे तक बदल करके रख देता है। जहां पर रहमान डकैत एक गैंगस्टर की तरह सोचने वाला था, उजैर बलोच एक स्ट्रेटेजिस्ट की तरह सोचता था। उजैर बलोच यहां पर सबसे बड़ा कदम उठाता है और वो अपने आप को पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में झोंकने का निर्णय लेता है। जहां पर उजैर बलोच पहले एक्सटॉर्शन नेटवर्क, आर्म फाइटर्स और पॉलिटिकल्स अलायंस बनवाता था, और तो और पूरे गैंगस्टर और वायलेंस को वो अकेले कंट्रोल करता था। अब उजैर यहां पर एक बहुत बड़ा सिस्टम बिल्ड करने का निर्णय लेता है। उजैर के दिमाग में यह आता है कि वो गैंगस्टर और खून खराबा करके कभी भी लियारी से ऊपर नहीं उठ सकता, और मेन पावरफुल बंदा वो कभी भी बन नहीं सकता। इसीलिए वो राजनीति में कदम डालने की कोशिश करता है। लेकिन उजैर को ये बात नहीं पता थी कि जो पार्टी उसे सपोर्ट कर रही है, आगे चल के उजैर जब उन्हीं पार्टी के अगेंस्ट खड़ा होगा तो वही पार्टी उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेगी। और मुझे लगता है उजैर को ये बात कहीं ना कहीं पता थी कि पॉलिटिकल पार्टी में उतरना इतना ज्यादा आसान प्रोसेस नहीं है। इसीलिए उजैर बलूच एक बहुत ही तगड़ा सिस्टम बिल्ड करता है जिससे कि वो इस पॉलिटिक्स में उतर सके और जीत भी सके। उजैर एक स्ट्रेटजी बनाता है जिसमें वो अपने पूरे टीम को दो ग्रुप में बांट देता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए का लीडर खुद उजैर होता है और एक और बंदा होता है जिसका नाम होता है जफर बलोच। अब ये जो ग्रुप ए होता है, इसका मेन पर्पज होता है ऊपर की सारी चीजें कंट्रोल करना, यानी मनी कंट्रोल करना, पॉलिटिक्स कंट्रोल करना, स्ट्रेटजी कंट्रोल करना, इलेक्शन कंट्रोल करना, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करना। मतलब पूरे का पूरा ब्रेन या इंटेलिजेंट पोर्शन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें थी मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो ग्रुप ए करता था, जिसमें दो ही मेंबर थे, उजैर बलोच और जफर बलोच, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे और एजुकेटेड थे। अब वही आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी जो था वो एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी पे फोकस करता था। मतलब ये था असली खून खराबा वाली गैंग। मतलब उजैर ने अपने ग्राउंड बी में उन सभी गैंग्स को डाल दिया था जो कि ग्राउंड पे जाके तबाही मचा सके, बदला ले सके, मार कटाई कर सके और लोगों को कंट्रोल कर सके और अपना पावर डोमिनेशन इस्तेमाल कर सके। लेकिन इसी में उसने लीडर बनाया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदे को जिसका नाम था बाबा लाडला। ये नाम आप याद रखना क्योंकि यही आगे चल के बाबा लाडला पूरे कहानी को बदलने वाला है। अब ये जो बाबा लाडला था, ये भले उजैर बलोच के टीम बी गैंग में था, लेकिन ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि पूरी की पूरी उजैर बलूच की आर्मी जो थी वो इसी की बात मानती थी। सारे आर्म्ड गैंग इसी की बात मानते थे। किडनैपिंग, मर्डर, हवाला, हर चीज को कंट्रोल करने वाला बाबा लाडला ही था और कुछ भी करवाना होता था, प्रोटेक्शन मनी, एवरीथिंग बाबा लाडला अरेंज करवाता था। उजैर बलूच जब ये दो ग्रुप बना लिया और प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाने लगा, अब उजैर बलूच अपना सबसे बड़ा खेल खेलता है जो कि होता है लोगों के नजरों में अच्छा बनना। उजैर बलूच जफर बलूच के साथ मिल करके कई सारे ऑर्गेनाइजेशन खुलवाना शुरू कर देता है, कई सारे स्कूल्स, कॉलेजेस खुलवाना शुरू कर देता है और इस चीज से वो पूरे के पूरे लियारी ही नहीं बल्कि कराची के लोगों की नजरों में आने लग जाता है और लोग उसे पसंद करने लग जाते हैं। और उस वक्त कई लोग ये तक मानने लग जाते हैं कि उजैर का इंटेंशन गलत नहीं है, वो सच में लोगों की भलाई करना चाहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और फिर आता है पूरे के पूरे लियारी का वो डार्केस्ट दिन जो कि लियारी कभी नहीं भूलने वाली थी। ये साल था 2013 जब अरशद पप्पू को
जेल से रिहा कर दिया जाता है। अब अरशद पप्पू को जेल से रिहा करने के बाद उसको वापस से छोड़ देना जाना था, लेकिन अरशद पप्पू को पुलिस छोड़ती नहीं है, बल्कि अरशद पप्पू के जैसे ही जेल से रिहा किया जाता है, पुलिस उसको पकड़ करके लिवा करके पीपीपी पार्टी यानी पाकिस्तान पीपुल पार्टी यानी उजैर बलूच की जो सीनियर यानी पेरेंट पार्टी थी उनको ले जा करके सौंप दिया जाता है, और फिर वो पार्टी वाले अरशद पप्पू को ले जा करके उजैर बलूच को सौंप देते हैं। और उसके बाद पूरा इतिहास ही गवाह है कि उजैर बलूच अरशद पप्पू के साथ क्या करता है। पहले तो उजैर बलूच अरशद पप्पू को पकड़ करके खूब मारता है, खूब टॉर्चर करता है, उसके बॉडी पार्ट में इतना जख्म देता है जितना जख्म उसके दिल में पिछले 20 से 30 सालों तक गहरा हो रहा था। जब उजैर बलूच जी भर के अरशद पप्पू को टॉर्चर कर लेता है और मार लेता है, फिर उजैर बलूच वो करता है जो किसी को अंदाजा भी नहीं था। उजैर बलूच अरशद पप्पू को खींचते हुए कड़कती दोपहर में पूरे लियारी के मेन मार्केट में आता है। वहां पे लोगों की भीड़ होती है, लोग उजैर बलूच को देखने लग जाते हैं कि उजैर बलूच क्या करने वाला है। उजैर बलूच के चेहरे पे खून लगा हुआ होता है, उजैर बलूच बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और लोग उसको देख के डरे हुए होते हैं। दूसरे पल जहां जो लोगों को लगता था कि उजैर बलूच अब बहुत ज्यादा सीधा साधा और लोगों की भलाई करना चाहता है, वहीं उजैर बलूच अब कुछ ऐसा करने वाला था जिससे कि लोग उससे डरने वाले थे। उजैर बलूच अरशद पप्पू को अपने सामने रखता है, एक धारीदार वेपन उठाता है और अरशद पप्पू का गला सबके सामने धड़ से अलग कर देता है। और उसके बाद मौत का असली नंगा नाच तो वो शुरू करता है। अरशद पप्पू के पूरे सिर को पकड़ करके अपने हाथों से उठा करके वो उसे फुटबॉल की तरीके से खेलने लग जाता है। केवल उसे अपने पैर से मारता ही नहीं है, बल्कि उजैर बलूच एक फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी भी था, तो फुटबॉल की तरीके प्रॉपरली अपने गैंग के साथ वो अरशद पप्पू के गले के साथ पूरा खेलता है और वही सबके सामने अरशद पप्पू के पूरे बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये चीज देख करके लियारी की जनता उजैर बलूच से खौफ खाने लग जाती है और सबकी रूह कांप जाती है। और उजैर बलूच का मेन चीज करने का पर्पज ये था कि उसे बदला भी चाहिए था, प्लस ये एक मैसेज था बाकी राइवलरी गैंग का भी उजैर बलूच का कि मैं ही सबसे बड़ा हूं और मेरे अगेंस्ट मत आना। और उजैर बलूच ठीक ये इलेक्शन होने से पहले करता है, क्योंकि कोई भी उसके अगेंस्ट ना खड़ा हो पाए और लोग उसी को वोट दें। उजैर बलूच चाहता था कि उसे एक नेशनल असेंबली की सीट मिले और 3 प्रोविजनल असेंबली सीट्स मिले। इलेक्शन का टाइम शुरू होता है, इलेक्शन हो भी जाता है, और इस वक्त तक जब इलेक्शन हो रहा होता है उजैर बलूच अपने अगल बगल फुल बॉडीगार्ड प्रूफ सिक्योरिटी के साथ चल रहा होता है लियारी में कि कोई उसके ऊपर हमला ना करवा दे। और जब इलेक्शन बीत जाता है और जब रिजल्ट घोषित होता है तो उजैर बलूच बहुत भयानक तरीके से जीतता है। वो एक नेशनल असेंबली सीट जीत जाता है, 2 प्रोविजनल असेंबली सीट जीत जाता है, बट ये उसके लिए एक बहुत भारी विक्ट्री होती है। अब तक उजैर बलूच की नजरों में सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है, उसका बदला भी पूरा हो चुका होता है, उसकी गैंग भी सही से काम कर रही होती है, वो पॉलिटिक्स में कदम भी रख चुका होता है, हर चीज सही तरीके से हो रही होती है। फिर उसकी किस्मत ऐसी पलटती है कि उसको ऊपर से नीचे गिरने में देर नहीं लगती। जैसा मैंने शुरुआत में आप लोगों से बोला था कि कोई भी गैंगस्टर होता है, पॉलिटिकल पार्टी गैंगस्टर को केवल यूज करती है लोगों का वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, लेकिन वही जब गैंगस्टर उसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट खड़ा होना शुरू हो जाए तो वही पॉलिटिकल पार्टी उस गैंगस्टर को जड़ से खत्म करने का सोचती है। और यही उजैर बलूच के साथ होता है। पीपीपी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि उजैर बलूच गैंगस्टर पदवी छोड़ करके अब पॉलिटिक्स में उतरने की कोशिश कर रहा है और अपना दबदबा बना रहा है। फिर अंदर से वो कई सारी राजनीति शुरू करती है, जिसके वजह से अब एक एक करके उजैर बलूच का हर एक सिस्टम टूटना शुरू हो जाता है। शुरुआत होती है बाबा लाडला से, जहां पर उजैर पहले इस पूरे सिस्टम ए और सिस्टम बी को अच्छे से कंट्रोल करता था, और ये पूरी की पूरी जो पीपुल अमन कमेटी थी, यानी ये जो पीस ऑर्गेनाइजेशन जिसको उजैर बलूच कंट्रोल करता था, ये एक गठबंधन ऑर्गेनाइजेशन थी। मतलब इसमें केवल लीडर उजैर बलूच नहीं था, ये पूरा गठबंधन से चलता था। मतलब इसकी जो टीम थी वो इसके लिए काम नहीं करती थी, बल्कि उजैर बलूच काम करवाता था पैसा दे करके। जब तक उजैर बलूच इन लोगों को पैसा देता था तब तक पूरी इनकी टीम और गैंग्स इनके लिए वफादार थी। लेकिन अब टाइम आता है कि उजैर इनको थोड़ा पैसा देना कम कर देता है, या फिर पैसा दे भी रहा होता है, लेकिन यहाँ पर
बाबा लाडला उजैर बलोच से ऊपर निकलने का सोचता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब कोई भी छोटा गैंगस्टर एक बड़े गैंगस्टर के अंडर काम कर रहा होता है और उसे ये फील हो जाता है उसके नीचे जिसकी सारी आर्मी है वो उस छोटे गैंगस्टर की बात ज्यादा मानती है बड़े गैंगस्टर से ज्यादा, तो वो अपनी पावर दिखाना शुरू करता है और यही बाबा लाडला करना शुरू कर देता है। बाबा लाडला जहां पहले उजैर बलूच की हर एक बात मानता था, अब वो उजैर बलूच की बात मानना धीरे धीरे करके बंद कर देता है। वो उजैर बलूच के अगेंस्ट जाने लग जाता है और एक हरकत वो कुछ ऐसा करता है जो कि उजैर बलूच ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी लियारी की जनता को रोने के लिए मजबूर कर देती है। बाबा लाडला लियारी के बगल में ही स्थित एक जगह पे जाता है जिसका नाम होता है द आगरा ताज। दिन होता है मई 2013 और उस एरिया में उजैर बलूच यानी बाबा लाडला की गैंग की दूसरी राइवलरी गैंग रह रही होती है जिस गैंग का नाम होता है कुच्ची राबता कमेटी, जो कि मुत्तहिदा कौमी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी होती है। मतलब जिससे अरशद पप्पू जुड़ा था उसी पार्टी से जुड़ी हुई होती है। क्योंकि अब ये राइवलरी होती है और बाबा लाडला उजैर बलूच की कोई बात नहीं मान रहा होता है और उजैर बलूच किसी भी तरीके का वायलेंस करने से मना किया हुआ होता है, फिर भी बाबा लाडला कई सारे गनमैन के साथ जाता है इस एरिया में और इन लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। अब फायरिंग करना तो पूरे के पूरे कराची में काफी नॉर्मल था, लेकिन ये स्थिति बिगड़ तब जाती है जब एक 12 साल की बच्ची इस फायरिंग के चपेट में आ जाती है और वो मारी जाती है। ये चीज देख करके सामने वाली गैंग पूरी की पूरी ट्रिगर हो जाती है जिसके वजह से बहुत भयानक राइवलरी वाली फाइट शुरू होती है और इस फाइट में ऑटोमेटिक राइफल्स, मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर सब चलते हैं और इतनी बुरी स्थिति ये हो जाती है कि 24 घंटे तक लगातार लड़ाई चलती है और इतने ज्यादा सिविलियंस मारे जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। पुलिस का तो 24 घंटे तक अता पता ही नहीं होता है, ऐसा मानो कि पुलिस आना ही नहीं चाहती है। 24 घंटे जैसे ही बीतते हैं कराची पुलिस और एक रेंजर टास्क फोर्स नाम से टीम असेंबल की जाती है जो कि इस एरिया में भेजी जाती है वायलेंस को खत्म करने के लिए। लेकिन अब वायलेंस पूरा ठंडा ऊपर से देखने में हो चुका होता है क्योंकि असली क्लाइमेक्स तो अब यहां से आता है। तुम्हें याद है जफर बलोच के बारे में जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उजैर बलोच के साथ ग्रुप ए में काम करता था, मतलब पूरा का पूरा मैनेजमेंट संभालता था। 2014 में कोई अननोन बाइक से गनमैन आता है जो कि जफर बलोच को मार डालता है उसके घर के पास और मुझे लगता है ये एक स्ट्रेटजी थी अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज की कि जफर बलोच को मरवा दिया जाए, ऑटोमेटिकली उजैर बलोच अपने आप गिर जाएगा। और होता कुछ ऐसा ही है। जफर बलोच के मरने के बाद उजैर बलोच का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, मानो उसकी रीढ़ की हड्डी ही टूट गई हो। उजैर बलोच जितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेजेस चलाया होता है सब धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। उजैर बलोच अब गुस्से से लाल हो जाता है और अब उसे लगता है कि ये सब करवाने वाला बाबा लाडला है और उजैर बलोच बाबा लाडला के बीच में फाइट शुरू हो जाती है जहां पर उजैर बलोच पहले पॉलिटिशियन होता है, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं, लोग उसके ऊपर विश्वास कर चुके होते हैं, लेकिन अब वही लोग उजैर बलोच को एक गैंगस्टर मान चुके होते हैं क्योंकि उजैर बलोच बाबा लाडला से भयानक तरीके से फाइट करने लग जाता है और बहुत बुरी तरीके से पूरे के पूरे लियारी में फाइट चल रही होती है। और ये फाइट इतनी भयानक हो जाती है कि फर्स्ट टाइम लियारी के लोग ही इन गैंग्स के अगेंस्ट हो जाते हैं और वो रैली निकालते हैं और उस रैली में वो नारा देते हैं नो मोर गैंग वॉर। इस चीज से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। गैंग वॉर तो रुकने का नाम नहीं लेती, लेकिन इससे गवर्नमेंट को काफी हेल्प मिलती है जिसको वैसे गवर्नमेंट अपने पुलिस और रेंजर टास्क फोर्स को और भी ज्यादा एक्टिव कर देती है, जिसके वजह से पूरे के पूरे धीरे धीरे करके जितनी भी गैंग होती है उसको पुलिस पकड़ के जेल में डालना और इनकाउंटर करना शुरू कर देती है। अब यहीं पे कहानी का अंत नजदीक आता है। बाबा लाडला जिसको पता चलता है कि अब वो नहीं बचने वाला क्योंकि पुलिस अब बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई है। बाबा लाडला 2014 में इंडियन ईरान का बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है और उस वक्त वो उसी बॉर्डर के पास सिक्योरिटी फोर्स उसे मार डालती है। और वहीं दूसरी तरफ उजैर बलोच जिसका अब तक पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका था, ना उसके पास कोई टीम बची थी, ना कोई गैंग बची थी, ना कोई ट्रस्ट करने वाला बंदा बचा था और ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक बचा था। अब उजैर बलोच के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो पूरे के पूरे लियारी, पूरे के पूरे कराची यानी पूरे के पूरे पाकिस्तान को छोड़ दे, नहीं तो वो मारा जाएगा। और उजैर बलोच यही करता है, वो पूरे के पूरे पाकिस्तान को छोड़ करके दुबई चला जाता है रहने के लिए। सिंपली बोलूं तो अंडरग्राउंड हो जाता है।
लेकिन यहाँ की टास्क फोर्स इतनी ज्यादा एक्टिव हो चुकी होती है और पॉलिटिशियंस भी एक्टिव हो चुके होते हैं जो कि इतनी तगड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। 2-3 सालों बाद ही यानी 2016 में उज़ैर बलोच दुबई में पकड़ा जाता है और उसे पाकिस्तान में वापस लाया जाता है। पाकिस्तान में उसके ऊपर कोर्ट केसेस होते हैं, काफी सारे चार्जेस लगते हैं, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि वो उज़ैर बलोच है। वो अभी भी पावरफुल है, भले ही उसके पास कोई गैंग ना हो, लेकिन उसके पास कनेक्शंस थे, उसके पास दिमाग था, उसके पास इंटेलिजेंसी थी, उसके पास पावर थी, उसको कई सारे राज पता थे कई पॉलिटिशियंस के। इसीलिए पॉलिटिशियंस को उनकी मदद करनी ही पड़ेगी। और कई इंटरोगेशन में उज़ैर बलोच ने कुछ पॉलिटिशियन का नाम भी बताया था, जिससे कई पॉलिटिशियन फंसे भी थे पाकिस्तान के, और इसी रीजन की वजह से शायद उज़ैर बलोच के ऊपर जितने सारे चार्जेस लगे थे वो सब चार्जेस धीरे धीरे करके हटने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चार्जेस लगे थे या तो उसके गवाह या प्रूफ धीरे धीरे करके मिटाते चले गए। पुलिस और कोर्ट उसके ऊपर चार्ज लगाई, लेकिन मोस्टली चार्जेस फेल हो गए, प्रूव नहीं हो पाए, और मिला जुला के कुछ ही चार्जेस बचे, जिसकी वजह से उज़ैर बलोच को 12 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। और अब स्टोरी पहुंचती है करंट यानी वर्तमान में। वर्तमान की कंडीशन ऐसी है कि उज़ैर बलोच को पाकिस्तान सेंट्रल जेल में डाला गया है और उसके ऊपर से कुछ चार्जेस हट गए हैं, कुछ चार्जेस चल रहे हैं, और अगर वो चार्जेस प्रूव हो जाते हैं तो 12 से 16 साल तक उसे जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन उज़ैर बलोच बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो अपने ऊपर से धीरे धीरे करके चार्जेस हटाता जा रहा है और पॉलिटिकल सपोर्ट भी है। तो अगर ये वो करता रहा तो आगे आने वाले वो 4 से 5 सालों में जेल से रिहा हो जाएगा और कराची यानी लियारी में वापस से कमबैक कर सकता है। लेकिन अगर वो चार्जेस हटते भी नहीं है तो भी वो 2030 से 40 तक ऑटोमेटिक उसकी सजा खत्म हो जाएगी और वो रिहा हो जाएगा, अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई नया चार्ज ना लगाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, इसका मतलब अभी उज़ैर बलूच के इस गैंगस्टर लाइफ का अंत नहीं हुआ है? तो देखो, मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये पूरा फ्यूचर है, बट अब पूरे लियारी और कराची की वो सिचुएशन नहीं रह गई है जैसे पहले थी। कोई भी गैंगस्टर आके तबाही मचाने लग जाता था, गैंग वॉर चली थी। अब सिचुएशन काफी बदल चुकी है, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि उज़ैर बलूच एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट, पावर, और पूरे वर्ल्ड में हम किसी भी देश को उठा करके देख ले, कितनी भी मजबूत सिक्योरिटी क्यों ना हो जाए, गैंग्स अंदर ही अंदर पनप जाती हैं। खैर, अगर आप में से कोई भी पाकिस्तान से है तो आप लोग बताइए अभी उज़ैर बलूच की क्या कंडीशन चल रही है। सबसे बड़ी चीज जो मैं अभी बताने जा रहा हूं कि आप लोगों में से कई लोगों के पास धुरंधर 2 मूवी से रिलेटेड और आने वाली कई मूवी से रिलेटेड थ्योरीज है, स्टोरीज हैं जो कि आपको बतानी होती है, तो आप लोग कमेंट्स में बताते हो, हर जगह बताते हो। लेकिन मैंने अपना रेडिट पेज बनाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे ज्वाइन करो और उसमें अपनी थ्योरीज लिखो, और अगर मुझे थ्योरीज पसंद आए तो अपने वीडियो में मैं वो थ्योरीज को कवर करूंगा और बताऊंगा।